हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे। और कहीं नहीं समझ आ रहा होगा तो बार बार भी उसको सुनना कि कहानी तुम्हें पूरी समझ आ जाए। बोर्ड के एग्जाम में हमेशा अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें पूरी कहानी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उन्हीं पंक्तियों को, उन्हीं लाइंस को वो देते हैं और वो पूछते हैं कि ये वाक्य किसने किससे कहे, क्यों कहे। तो ध्यान रहे कि पूरी कहानी आपने, चाहे कहानी हो, एकांकी हो या कविता हो, वो अच्छे से पढ़नी है। तभी हम उत्तर अच्छी तरह दे पाएंगे और हमें तो मतलब मार्क्स से है तो हमें मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो ये वीडियोस भी आपको यही सहायता करते हैं कि आपको कहानी अच्छे से समझ आ जाए। पर डायलॉग्स तो फिर आपने बार बार उसको पढ़ते हुए ही करने हैं। हाँ, ये कहानी के साथ साथ में मैं डायलॉग्स भी वो बताती हूँ बीच में, तो आप ध्यान से सुना करो कि किसने किससे कहे। तो आज हम एकांकी संचय की दूसरी कहानी, बहू की विदा, वो हम पढ़ेंगे। और किस समस्या पर आधारित वो कहानी एकांकी के रूप में लिखी गई है वो हम जानेंगे। पर सबसे पहले, हमेशा की तरह, हम बहू की विदा को जिस एकांकीकार ने लिखा है, हम उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। चाहे किसी भी एग्जाम में लेखक, कहानीकार, एकांकीकार के उनके व्यक्तिगत जीवन में, मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछा जाता, पर हमें उनके बारे में हमेशा जानना चाहिए, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारे लैंग्वेज है। तो हमें जो जिन्होंने इतना योगदान दिया है लिटरेचर में, उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। और कोशिश करना कि जो इसमें अलग अलग कहानियां और ऐसे दी होती हैं उनको भी पढ़ने का प्रयास करना। आजकल तो गूगल बाबा है हमारे पास, तो उसमें से सब कहानियां इनकी मिल ही जाएंगी। तो जरूरी इसलिए भी है ताकि हम रीडिंग कर सके। आजकल बच्चे रीडिंग बंद कर रहे हैं, पर हमें किताबें पढ़ते ही रहना चाहिए। तो वैसे तो ये एडवांटेज है कि हमें नेट से सब कुछ, ऐसी चीजें, कहानियां और भी मिलती हैं, उनके बारे में जानने का हमें अवसर भी उसी से मिल रहा है। तो आज है बहू की विदा के एकांकिका विनोद रस्तोगी। इनका जन्म 1923 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमें पता ही है कि उनकी भाषा अच्छी होगी, तभी तो एकांकी उन्होंने लिखी और हमारे बोर्ड ने इसको अपने पुस्तक में जगह दी हुई है। तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, और ज्यादातर रचनाएं इन्होंने जो हमारे जीवन में समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन में, सोशल लाइफ में, हमारे आसपास समाज में बुराइयां हैं, उन्हीं के बारे में उन्होंने लिखा है। और हमें इससे सीखना ये है कि जो बुराइयां उन्होंने बताई हैं, हमें उनकी तरफ, उन्होंने बोला है कि हाँ ये समाज में फैला हुआ है, तो हमें वो दूर करने का प्रयास करना है। क्योंकि आप जो स्टूडेंट हैं, आप लोग हो, कल के तो देश के नागरिक हो ना, भावी नागरिक हो। तो हमें प्रयास ये करना है कि जो बुराई है उसको दूर करने का प्रयास करना। तो इस एकांकी में जो पात्र हैं, जो करेक्टर हैं, सबसे पहले है जीवनलाल, जो घर के सबसे बड़े हैं, एक धनी व्यापारी हैं, और उनकी आयु है 50 वर्ष, 50 ईयर्स। मैंने पहले भी शायद तुमने जो वीडियो देखे उसमें बोला था कि जो पात्र परिचय दिए होते हैं, उसी में ही हमें उनके चरित्र की विशेषता ये लिख सकते हैं। हम एक नंबर समझो कि इसी में से हमें मिल रहा है, एक या दो नंबर, जो दो उनके बारे में बताया जाता है, अगर वो लिखें तो हमें सहायता हो जाएगी। तो जीवनलाल है धनी व्यापारी, और उम्र है उनकी 50 साल, 50 ईयर्स। और राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है, और उम्र है उनकी 46, 46 ईयर्स। 46 समझने में शायद आप लोगों को मुश्किल होगी, क्योंकि हिंदी की जो काउंटिंग है, बहुत कम बच्चे उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो कोई बात नहीं, लिखने में गलती मत करना। 46 आप वो इंग्लिश का वो भी डाल सकते हो, क्योंकि एज ए एग्जामिनर मैं मुझे ये पता है कि वहां पे हमें अगर 46 ऐसे नहीं लिखा है,
तो 4 6 लिखा है तो इसके ऊपर भी आप वो 46 लिख के रख सकते हो। 46 इंग्लिश में वर्ड्स में लिख लो। ठीक है। और रमेश ये जीवनलाल के पुत्र हैं और इनकी जो उम्र है 22 तो 2 2 करके भी आप लिख सकते हो। स्कूल में शायद आपके टीचर्स ये मुझे नहीं पता कि कैसे वो करते होंगे, पर बोर्ड की एग्जामिनर बहुत साल से मैंने जो पेपर करेक्शन किया है, मैं मॉडरेटर भी रही हूँ रही नहीं हूँ। तो ये हम वहाँ पे मार्क्स बच्चों को देने का यहाँ पे कोशिश करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसलिए बोल रही हूँ। कमला है अगला करेक्टर, रमेश की पत्नी है और वो 19 ईयर्स की है। प्रमोद कमला का भाई और उसकी जो एज है 23 ईयर्स। तो एज याद रखनी, हाँ पर अगर एज तुम्हें याद नहीं रहती तो उसकी चरित्र की विशेषता में ये मत डालना कि मैम ने बोला था तो लिख देते हैं। पर अगर कंफर्म है 50 साल है, 46 है, जिसकी एज जो सही में है वही लिखना। अगर तुमने वो तुक्का किया कि कोई भी लिख दो तो चलेगा, चलेगा नहीं होता वहां पे। जो सही होती है वही अंक उसी पे दिए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आज समझो कि ये पहला ही टिप तुम इसी के साथ दे रही हूँ, क्योंकि हमारा मकसद हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेना है। और हिंदी में बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स, जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 98 99 भी उनके आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके भी उसी तरह ही आए। तो मेरा मेन मकसद ये वीडियोस का यही है। तो जब भी कोई एकांकी हम पढ़ते हैं या कोई ड्रामा, वो ही तो है ड्रामा है, तो वहां की सिचुएशन क्या होती है। जैसे मूवीज देखते हैं, अगर कहीं गार्डन का है या पहाड़ का सीन है या घर का है। और घर भी कैसा है कि अगर वो किसी रिच फैमिली का है तो उस घर का सेटअप वैसा होगा। तो जब ये ड्रामा भी स्टेज पे होगा तो वहां का भी सेटअप दिखाया जाएगा कि कैसा है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आधुनिक ढंग से सजा हुआ है और कमरे में रेडियो है। अभी आप सोच रहे होंगे कि रेडियो तो आजकल हमारे घरों में नहीं होता ना, इस समय टाइम बदल गया है। क्योंकि पुरानी कहानी है तो पहले रेडियो का प्रयोग होता था। और आजकल टीवी, टीवी से भी हटके हर एक के हाथ में मोबाइल है आजकल तो। और जैसे कमरा सजा हुआ है कि सोफा है, एक राउंड टेबल है और उसके ऊपर एक फूलदान, मतलब फ्लावर्स रखने के लिए एक जगह बनाई हुई है। और कमरे में 2 दरवाजे हैं जो उनके, पर ये हमें याद नहीं करना। सिर्फ हम ड्रामा कर रहे हैं, हमें उनकी घर की स्थिति के बारे में जानना है, इसलिए ये दिया गया है। इसमें याद कुछ भी नहीं करना, ये जो सामने का वो रहता है। पर हाँ, अभी सिचुएशन दिखाई जा रही है कि जब पर्दा उठता है, मतलब स्टेज से जब सामने जब ये शुरू होता है ड्रामा, तो जीवनलाल दिखाया गया है कि खिड़की के पास खड़े हैं, आंखों पे चश्मा है और बहुत बड़े हैं, तो गांव के हैं तो बड़ी बड़ी मूछें हैं, धोती कुर्ता पहने हैं और एकदम उनके लग रहा है कि बहुत रिच है, समृद्धि के चिन्ह है, तो उनके फेस से लग रहा है कि रिच है और एकदम सीरियस गंभीर। और कुछ ही दूर पर प्रमोद खड़ा है। प्रमोद अभी हमने पढ़ा कौन है, वो कमला का भाई। आगे आगे हमें समझ आएगी कि क्या समस्या है, उस पर ध्यान देना। शुरू में मैंने इसीलिए नहीं बताया कि आप खुद से जानो कि क्या समस्या है, क्या चल रहा है फैमिली में। ये जो समस्या है हमारे समाज में कभी नहीं गई थी और ना ही अभी तक गई है। अगर कहीं निबंध में आता है तो हमें ये सामाजिक स्थितियां भी, हमें जो सोशल साइट्स भी हैं वो भी ध्यान में रखनी है, उसमें भी लिख सकते हो आप। तो प्रमोद अ, जीवनलाल से बातचीत कर रहा है और पूछ रहा है कि आपने क्या डिसीजन लिया। तो जीवनलाल बोलते विदा नहीं होगी, मतलब उसको क्योंकि वो अपनी बहन के घर आया हुआ है और बहन को लेने के लिए आया हुआ है, तो वो जो उसके ससुर हैं, फादर इन लॉ है ये जीवनलाल कमला के, वो उसको भेज नहीं रहे। तो अभी प्रमोद वो बोलता है कि अगर मेरी बहन नहीं जाएगी तो मतलब क्या सोचेगी वो। देखिए आज की सिचुएशन, जब पढ़े लिखे
जो लेडीज भी हो गई हैं, विमेन भी काफी पढ़ गई हैं, तो शायद तुम लोग उससे मैच नहीं कर पाओ, पर गांव में अभी भी ये स्थिति है कि कोई भी त्योहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो मायके वाले लेने आएंगे, ससुराल आएंगे, आगे उनका व्यवहार कैसा होता है, कई अच्छे भी होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते। पर हाँ, यहाँ जो जीवनलाल अपनी बहू को उसके मायके नहीं भेजने देना चाह रहा, आगे हम देखते हैं कि क्यों नहीं भेजने देना चाह रहा। तो वो बोलते हैं कि मेरी बहन का क्या होगा कि अगर नहीं जाएगी, तो कहता है मुझे नहीं पता, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। अभी स- यहाँ बता रहा है कि सावन के महीने में लड़की शादी के बाद पहला सावन, जो देसी महीने, जो वो जब बारिश का महीना रहता है, वो सावन में अपने मायके में रहती है, मतलब पेरेंट्स के पास चली जाती है शादी के बाद पहला जो महीना आता है सावन का। अपने पेरेंट्स से पूछना इस बारे में, शायद वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य देंगे, क्योंकि शायद अभी की जनरेशन देसी महीनों के भी नाम नहीं जानती। तो कोशिश करना कि वो भी हम जाने, हमारे घर पे कैलेंडर होता है ना, उसमें काफी दिए होते हैं ये नाम। तो जीवनलाल बोलता है जानता हूँ कि उसको बुरा लगेगा, पर वो भेजना नहीं चाहता। कहता है कि मैंने अपना डिसीजन दे दिया कि नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तो फिर प्रमोद बोलते हैं कि अगर नहीं जाएगी तो मेरी माँ को बुरा लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा। तो अब भी जीवनलाल बताता है कि क्यों नहीं भेजना चाह रहा था। वो कहता है मैं मजबूर हूँ, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। मतलब दहेज पूरा नहीं दिया उसकी जो इच्छा अनुसार, जीवनलाल की। तो वो अपनी बहू को उसके मायके नहीं जाने दे रहा है ना, अन्याय। तो प्रमोद बहुत ही, जो उसका भाई है कमला का, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा है उसको कि हमारे पास तो जितना था हमने दिया है, कि फिर भी आप भी ऐसे कर रहे हैं। तो जीवनलाल को ये भी आर्गुमेंट अच्छा नहीं लगता। तो बोलता है कि अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना तुम्हारे पास देने के लिए नहीं था, तो फिर क्यों अपने से अमीर घर में लड़की की शादी की। ये तुम लोग झोपड़ी में रह के महल वालों से नाता जोड़ते हो, क्योंकि गरीब होके ऊंचे लोगों से तुम रिलेशन रखते हो, कि रिश्ता करते हो, और दहेज पूरा नहीं देते। यहाँ हमारे सामने अभी समस्या हमें पता लगी कि दहेज की समस्या है, कि वो क्या चाह रहे हैं। तो प्रमोद जो बहन को लेने के लिए गया हुआ है, वो फिर हाथ जोड़ के खड़ा है। तो जीवनलाल उसको और भी उसको सुना रहा है, उसको बातें सुना रहा है कि दहेज की बात तो छोड़ो, कि तुम लोग ने तो बारात की भी अच्छे से खातिर मतलब रिस्पेक्ट नहीं की, और उनकी रिस्पेक्ट क्या है कि अच्छा देन ले दहेज, और बहुत खर्चा, और बहुत शानो शौकत वाली शादी। कहते हैं कि मेरे नाम पर धब्बा लगा, और तुमने रिस्पेक्ट नहीं की, तो मेरी तो इज्जत चली गई, फिर पूरी बिरादरी मतलब पूरी फैमिली में। और जो चोट, मतलब वो जो उसको चोट बोल रहा है वो, दहेज कम दिया या बारात का, उसकी इच्छा मुताबिक, जो बहुत वो लेविश शादी चाहता था, तो वो बोल रहा है कि वो मेरी चोट लगी मुझे, मेरे, तो वो उसका जो घाव है, जो चोट का जख्म है, वो आज भी भरा नहीं है। तो कह देना कि अगर वो अभी मैसेज दे रहा है लड़की की मदर, प्रमोद के जरिए, वो उसकी माँ को ये कह रहा है कि जाके बोल देना कि अगर बेटी को लेके जाना है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। ये पैराग्राफ में ये बात बहुत बारी एग्जाम में आई है कि कौन सा मरहम है, कौन सा घाव है। घाव ये है कि दहेज पूरा नहीं, उसकी इच्छा अनुसार ज्यादा नहीं दिया, और मरहम दहेज की पूर्ति करो, कि और डॉरी भेजो, उनके लिए पैसा भेजो। प्रमोद तो वो फिर रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस समय भेज दो, तो हम जब गौने में आपकी हर मांग पूरी कर देंगे। पहले क्या करते थे, लड़कियों की शादी छोटी उम्र में कर देते थे, और फिर दोबारा उसको कुछ समय बाद, जब वो एडल्ट हो जाती थी, तो फिर तब उसको भेजा जाता था, तब वो गौना बोलते थे। तो उस समय भी दहेज की मांग होती थी, तो कहते कि दहेज उस टाइम हम पूरा दे देंगे और भी आपको दे देंगे।
और प्रमोद को लगता है कि ये लड़का उसको धोखा दे रहा है, कि वो अभी ये बात बोल के लड़की को तो ले जाएगा और बाद में नहीं देगा दहेज। तो बोलता है कि मैंने दुनिया देखी है, ये बाल सफेद ऐसे मैंने धूप में नहीं किए, कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, कि तुम जैसे छोटे से लड़के मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। प्रमोद बेचारा फिर वहीं खड़ा है और कहता है कि ठीक है, कि क्या आपका ये भेजने के लिए बोल रहा है, पर जीवनलाल क्या बोल रहा है कि ये मेरा आखिरी फैसला है, लास्ट मेरी ये डिसीजन है, कि जब तक तुम 5,000 मेरे हाथ पे नहीं रखोगे तब तक मैं तुम्हारी बहन को मायके नहीं जाने दूंगा। है ना अन्याय? कितनी बुरी बात है। पहले क्या, दहेज आज भी हमारे समाज से गया नहीं है, किसी न किसी रूप में हमारे सामने वो खड़ा ही है। अभी प्रमोद को थोड़ा सा जब वो बोलते हैं कि 5,000 चाहिए, ये कहानी पुरानी है तो 5,000 की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तो वो थोड़ा गुस्से में आता है, कहता है ये तो बिल्कुल भी अन्याय है, इनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ, कि आपको शिकायत तो हमसे है, पर लड़की को क्यों नहीं भेज रहे हो, उसने आपका क्या बिगाड़ा है कि उसको विदा ना करके उसको ना भेज के आप जैसे बदला ले रहे हो। और अगर रमेश बाबू होते, रमेश बाबू मतलब कमला का पति और जीवन लाल का बेटा, तो अभी उसको कह के ये शायद धमकी दे रहा है, वो सामने बोलता है कि अगर रमेश होता वो भी क्या कर लेता, मेरे सामने उसके कहते बोलने की हिम्मत नहीं है। और कहते हैं कि तुम्हारी तरह वो बड़ों के मुंह नहीं लगता है, वो बहुत तमीज वाला है, बड़े रिस्पेक्ट से बात करने वाला, वो ऐसे बात नहीं करेगा। तो प्रमोद फिर लाचार, और ऐसे गुस्सा भी आ रहा है उसको, उसकी इंसल्ट की जा रही, गुस्सा भी आ रहा है। तो कहते हैं कि आप बेटी वालों की क्या अपमान कर रहे हैं। तो कहते हैं कि पर ये मत भूलो कि आप भी बेटी वाले हो। यहाँ पे वो उसको थोड़ा सा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भी बेटी है, कि आप मेरा अपमान करें तो आपकी तो बेटी है ना। पर अभी अगर हम आगे देखते हैं कि जीवनलाल को ये बात पसंद नहीं आएगी, है ना, कि उसको भी ये ताना दिया जा रहा है कि तुम भी बेटी वाले हो। तो बोलता है हम बेटी वाले हैं लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है। और पिछले महीने हमने अपनी बेटी, बेटी का नाम है गौरी, सामने वो नहीं दिखाई देती, हम इनमें कई बार होता नाम आता है पर वो करेक्टर हमारे सामने नहीं आता। तो कहते हैं कि हमने पिछले महीने शादी की थी, और इतनी अच्छे से की थी कि बारात वाले भी देखकर हैरान रह गए थे, कि और दहेज भी इतना दिया था कि लोग बहुत खुश हुए थे देख के, और उनको लगा था कि बहुत हम रिच है, वो अपनी बड़ाई बता रहा है। तो कहते बेटी वाले होकर भी हमारी मुंह छूची है, क्योंकि अम, हम नीचे नहीं हुए। यहाँ पर आखिर में मैं तो बताऊंगी कि बेटी हो क्यों नहीं समाज में लोग चाहते थे। अभी यही सोच के चलो कि हाँ ये सिचुएशन आती है तो बेटियों, इसीलिए हम तो भारत में बेटियों की संख्या कम है, तो यहाँ हम उधर भी जोड़ सकते हैं। साथ में मैं तुम्हें निबंध लिखने के लिए भी तैयार करती हूँ ऐसे पॉइंट्स देकर। तो प्रमोद और यहाँ पर जीवनलाल की बातचीत हो रही है। तो जीवनलाल उसे बताते हैं कि वो रमेश गौरी को लेने गया है और कुछ ही देर में आ जाएगा, और तुम्हारी कहता बहन के सपने पूरे नहीं होंगे मायके जाने के, और नहीं जा रहे तो उसके सपनों का जो तोड़ना है, उसकी जो इल्जाम है वो तुम्हारे माँ के आंचल पर होगा, कि उसके जो सपने टूटा है तो ये कल्पना की है, कि उसको ना जाने दे के कहते सपना तुम्हारी माँ के कारण टूटा है या तुम्हारे कारण टूटा है कि दहेज पूरा नहीं देते। प्रमोद तब बड़ा वो उसको, क्योंकि हर तरह से वो कोशिश कर रहा है कि उसको बहन को उसके साथ भेज दे। तो वो बोलते हैं कि आप मेरी बहन करके बात कर रहे हो, तो वो जो मेरी बहन है आपकी तो कुछ लगती होगी। तो जीवनलाल बोलता है बहू और बेटी को एक ही तराजू पे मत तोलो, मतलब कि वो इक्वल नहीं है, बहू अलग है
और बेटी का दर्जा अलग है, कि बेटी तो बेटी होती है, बहू बहू होती है। यहाँ पे फर्क किया जा रहा है। तो प्रमोद बोलता है ठीक है, अब आप जिद पर अड़े हैं, तो आप अभी रिक्वेस्ट करना तो बेकार है, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा। तो कहता है कम से कम एक बार मुझे मिलने तो दो, मेरी बहन से एक बार मिला दो। तो बोलते हैं हाँ, और उसे भी बता देना कि तुम मरहम कब लेकर आओगे उसको लेने के लिए। मरहम, हमने जो घाव था वो दहेज कम देने का, महरम उसको दहेज, उसको 5,000, 5,000 याद रखना इसको, रकम को, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा कितनी दी, या वो तो बोर्ड बोलता है कि उसे पूरा अमाउंट या पूरी जो वर्ड वो आने चाहिए, जो इस बुक में कि दहेज दिया, उसको क्या चाहिए, दहेज चाहिए था। महरम कितना था, महरम कितना, 5,000, पीछे हमने पढ़ा, ये पढ़ा। तो फिर वो अपने वाइफ को आवाज लगाते हैं जीवनलाल कि गौरी की माँ, बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले। तो तब तक कहते मैं देखता हूँ कि उसकी बेटी आने वाली है ना, कि झूला डाला है या नहीं। और वो वहां से चले जाते हैं झूला देखने के लिए कि बेटी उसकी आ रही है। तो अभी जब प्रमोद वहां पे है, तो उसकी बेटी अभी बहन जो है वो आती है, और एकदम सुंदर है, पर अच्छी रेशमी साड़ी, यहाँ भी वो दिख रहा है कि अमीर घर में है, पर चेहरे पर उदासी है, क्योंकि उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा ना। तो वो, क्योंकि जितनी भी उसके फादर इन लॉ जो ससुर हैं उसकी और उसके भाई की जो बातचीत हो रही थी वो पीछे से सुन रही थी। तो प्रमोद ने कहा आओ, भी उसको बैठने के लिए बोलता है। तो उसका हालचाल पूछता है कि ठीक से हो ना। तो फिर वो कमला रोने लगती है, सिसकने लगती है, रोने लगती है। तो वो बोलते हैं कि प्रमोद, कि रो मत, मैं कहता हूँ रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये लाइन बहुत बार एग्जाम में आई है कि मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। किसने किससे कहा, क्यों कहा? जब कमला रोती है, उसके भाई के साथ वहां उसके ससुराल में बुरा व्यवहार हो रहा है, तब ये वाक्य कहे गए थे, ये हमने लिखना है उसमें, कि पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अभी वो पूछती है कि भैया क्या, कहता नहीं घबराओ मत, कि मैं जल्दी आऊंगा, और इस बार तुमको विदा करके लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। यहाँ बार बार ये वर्ड आ रहे हैं, तो याद रखना, चोट की दहेज पूरा नहीं दिया, और मरहम क्या है कि वो और दहेज की रकम 5,000 लेके आए। तो कमला को ये बात समझ नहीं आती, कहती मरहम, कहता हाँ, कि हमारे व्यवहार से बाबूजी की, तुम्हारे फादर इन लॉ के कलेजे में घाव हो गए हैं, और उस पे मरहम लगानी है, कितने की, वही 5,000, है ना। बार बार हम इतनी बार सुनेंगे तो डेफिनेटली याद हो ही जाएगा, और मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे, है ना। भाई चौंक कर, जो कमला जो चौंक कर अपने एकदम से हैरान होकर उसको तरफ देखती है, क्योंकि 5,000 मांगे हैं, उसको भी पता है कि उसके घर की क्या कंडीशन है। तो प्रमोद बोलता है कि चिंता मत करो, मरहम का प्रबंध हो जाएगा, ये सब जो वो दहेज का पैसा देना है, और दहेज के पैसे के लिए वो क्या करेगा। यहाँ देखो कि बोलता है कि जो मकान है वो 7-8 हजार में बिक ही जाएगा। हमने बहुत सारे ऐसे किस्से सुनते हैं, और ये असल में भी है, वास्तविक रियलिटी में भी ये होता है, कि लोग दहेज के लिए घर बेच देते हैं, जमीनें बेच देते हैं, और शादियां करते हैं। तो कमला कहती कि मेरी विदा के लिए घर ना बेचना, मतलब लड़की है ना, उसको लगता है कि घर मत बेचना, कि मेरे को और उसको सौगंध देती है, कसम देती है, हम, कि तुम्हें मेरे सुख सुहाग की सौगंध है, कि मेरे पति की तुम्हें कसम है कि घर मत बेचना। तो प्रमोद बोलता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम पहला सावन सखी सहेलियों के साथ अपने माँ के घर बिताओ? चाहती हो ना। पर कमला ऐसा नहीं चाहती कि उसके पीछे
उसके पेरेंट्स का घर बिक जाए दहेज के लिए। तो कमला बोलती किसकी कामना नहीं होगी, हर एक की इच्छा होती है ना कि भी मैं जाऊं, पर इतनी बड़ी रकम चुकाना, इतना ज्यादा पैसे देना सही नहीं है। और 1-2 साल में विमला का विवाह भी करना है, तो उसकी छोटी बहन है, उसकी भी तो शादी है करनी। तो क्या करेंगे उसको, लड़की को अपने पेरेंट्स की वो भी तो चिंता हो रही है। तो मतलब प्रमोद और कमला, ये दोनों भाई बहन है, इनकी आपस में ये बातचीत चल रही है। तो कमला बोलती चिंता मत करो, कि अगर मुझे नहीं भेज रहे तो मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। वो ये कष्ट सहने के लिए भी तैयार है कि अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाएगी, क्योंकि दहेज पूरा नहीं है। तो फिर वो बताती है कि गौरी आ ही रही है, तो उसका स्वभाव अच्छा है और उसके साथ अम, वो रहेगी तो उसको किसी तरह का बुरा भी नहीं लगेगा और अच्छे से वो रह लेगी। मतलब भाई को वो समझाने की कोशिश कर रही है ताकि उसका घर ना बिके। सुन के जो आपको भी बुरा लग रहा होगा ना, कि इतना बड़ा वो बलिदान दे रही है कि अपने मम्मी के घर, अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाएगी। इस कहानी सुनते हुए उस भावनाओं से आप भी जुड़ रहे होंगे कि अगर किसी लड़की को उसके मायके ना जाने दिया जाए, कि क्योंकि दहेज पूरा नहीं दिया, तो उसकी फीलिंग क्या होगी, कैसी होगी। तो यहाँ वो महसूस करो, भावनाओं के साथ उनके साथ जुड़ो। और हमें ये सीख लेनी होती है कि हम समाज की में ये प्रथा दूर प्रयास ही नहीं, पूरी तरह हम खत्म करें। चाहे लड़के या लड़के जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, प्रण लो कि हम ये प्रथा खत्म करेंगे और समाज के लिए एक क्या रोल मॉडल बनेंगे ऐसे करके। तो लड़की जाना नहीं चाह रही, तो फिर प्रमोद बोलता है कि आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा, कि इनको कागज के टुकड़ों पर स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगे। भाई को चिंता है कि इसको हरासमेंट होगी, कि उनको तो पैसा चाहिए, अगर पैसे नहीं दिए तो इसके साथ पता नहीं कौन सा व्यवहार करेंगे। तो कमला बोलती सब ठीक हो जाएगा। तो जो माँ जी है, माँ जी किसके लिए कहा गया है, राजेश्वरी के लिए, जो जीवनलाल की पत्नी है, रमेश की माँ है, और कमला की मदर इन लॉ यानी सास। तो कहते कि जो माँ जी हैं वो अच्छी हैं, पर हाँ बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, और कहते टाइम के साथ वो भी थोड़े बदल जाएंगे। तो प्रमोद बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे बदल जाएंगे, अभी सामने ऐसी बात हो रही है तो वो कैसे यकीन करे ना कि ये कभी बदलाव आएगा उनमें। तो कहते मुझे ऐसा नहीं लगा, सब एक ही जैसे हैं। और माँ जी भी ममता का दिखावा ही करती है, वो बिलीव कैसे करे ना जो सामने उसके हो रहा है। और उसी समय अंदर से राजेश्वरी आती है। अभी उनके चरित्र की देखो, गोरा रंग है, स्वस्थ शरीर है, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। मतलब ये तो नहीं, पर स्वस्थ और गोरा रंग तो हम उनमें लिख सकते हैं। तो राजेश्वरी आके पूछती कैसा दिखावा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये सब दिखावा कर रहे हैं। कहते कैसा दिखावा। और प्रमोद एकदम अलर्ट हो जाता है, वो उसको नहीं पता था ना कि लोग बात कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। और कमला और प्रमोद दोनों अपनी जगह से उठते। राजेश्वरी दूसरे वहां बैठ जाती है, तो कहती क्या बातचीत हो रही थी। तो अभी प्रमोद बोलते हैं बस सिर्फ हालचाल पूछ रहे थे। हालचाल अब हम भी समझ रहे हैं ना किस तरह का वो सिचुएशन में हालचाल चल रहा है। तो राजेश्वरी पूछती है कि विदा करने के लिए क्या कहा उन्होंने। अभी प्रमोद कैसे बताए कि आपके पतिदेव ने क्या क्या बोला है। और कमला भी नीचे देख लेती है, तो एकदम मुंह नीचे कर देती है, क्योंकि असलियत कैसे बताएं। तो राजेश्वरी बोलती है कि मैं समझ गई, उनकी जिद के आगे वो किसी की सुनते नहीं। कि जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी, लेटर आया था, तभी वो मना कर रहे थे, और मैं तो समझाते समझाते हार गई कि ऐसे मत करो, कि बहू को जाने दो, उसको मत ऐसे रोको। तो कहते फिर वो पूछ रहे कि फिर कहा क्या उन्होंने। तो प्रमोद तो चुप है।
तो राजेश्वरी वो कहती है कि मुझसे शर्म कैसी, कि मेरे लिए तो जैसे रमेश है वैसे तुम हो। वो कि ये कितना चाह रहे हैं, जीवन लाल कितना पैसा मांग रहे हैं। तो प्रमोद थोड़ा छुपाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जी नहीं नहीं, रुपए की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कहते हैं कि राजेश्वरी बोलती है कि माँ से झूठ बोलते हो, और मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हें से तात्पर्य अपने पति को, कि इंसान से ज्यादा उन्हें प्यार पैसे से है। तो अब प्रमोद आगे तो कुछ नहीं बोल सकता ना। कहते बोलो, कितना रुपया लेकर विदा करने को तैयार है, चुप क्यों हूँ बताओ। तो प्रमोद उन्हें बताता है कि 5,000, 5,000 की मांग की है उन्होंने। तो कहती बस, मैं अभी देती हूँ तुम्हें रुपए, और उनके मुंह पर मार कर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। इसका मतलब राजेश्वरी अच्छे स्वभाव की है, और वो दहेज विरोधी है, और सहायता करने वाली है। ये उसकी चरित्र की विशेषताएं आ गई। और उठ के जाती है कि मैं पैसे लेके आती थी जो उसके पति ने मांगे। तो जो प्रमोद है वो बोलता है कि ठहरो ठहरो, और राजेश्वरी रुक जाती है। तब प्रमोद बोलता है कि मैं रुक, मुझे रुपए नहीं चाहिए। अभी नेचुरली ना, कि वो कैसे अभी बोले, मैं बिना विदा किराए ही जा रहा हूँ, कि मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा, आप पैसे रहने दो। और कमला उसी तरह एकदम एक स्टेचू की तरह, मूर्ति की तरह वहां बैठी रहती है। राजेश्वरी, ये क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते कहती ऐसा नहीं हो सकता, और मैं माँ हूँ और मैं माँ के दिल को जानती हूँ। यहाँ हमें ये अच्छा लग रहा है कि जो एक लेडी है वो सपोर्ट कर रही है, कि उसको विदा करा दो, और दहेज कि वो उसको कोई लालच नहीं। कहते कि जैसे मैं गौरी की रास्ता देख रही हूँ, वैसे तुम्हारी माँ भी तो कमला का रास्ता देख रही होगी। और वो चाबियां निकाल कर जाकर उसको पकड़ाती, कमला को कहती कि अंदर से तिजोरी में लॉकर से पैसे निकालना। पर अभी कमला वो लॉकर की कैसे लेना, चाबी कैसे ले। तो फिर वो बोलती है कि जबरदस्ती उसको पकड़वाती है। और कमला है ऐसे व्यवहार से रोने लगती है, और राजेश्वरी उसे अपने बेटी की तरह अपने गले से लगा लेती है। यहाँ थोड़ी फीलिंग अच्छी आ रही होगी ना आपको भी, कि हाँ चलो माँ ने तो साथ दिया, है ना। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो गौरी के आने का समय हो गया और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। वो अपनी बेटी का इंतजार कर रहा है। और राजेश्वरी कमला से बोलती कि तू जा अंदर। अंदर चली जाती है कमला तो। और, और फिर बाहर से जीवनलाल अंदर आते हैं। तो जीवनलाल कहते हैं कि तुम यहीं खड़े हो। राजेश्वरी को बोलते हैं कि यहीं खड़े हो क्योंकि बेटी आ रही है। और कहते हैं कि ये लोग भी देख ले, यहाँ भी उसके ऊपर वो एक टॉन्ट कर रहा है कि ये भी देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। नाक वाले मतलब इज्जत वाले। ये एक मुहावरे का प्रयोग, कि नाक वाले हैं हम तो बहुत इज्जत वाले हैं। तो राजेश्वरी थोड़े चिढ़ के बोलती है, गालियों के अलावा कोई सीधी बात निकलती है तुम्हारे मुंह से, जब देखो ये बेढंगी बात। तो कहते कि लो, इसमें मैंने क्या बोल दिया। आगे जब सीन पलटता है, तब देखो क्या हालत होती है और जीवनलाल किस तरह बदल जाता है। कहते कि हाँ, राजेश्वरी बोलती है कि तुम ही नाक वाले हो, कि तुम ही इज्जत वाले हो, बाकी तो सब नकटे। नकटे मतलब किसी की इज्जत नहीं है। यहाँ ये आपस में राजेश्वरी और जीवनलाल दोनों की बातचीत हो रही है। तो जीवनलाल बोलता है कि तुम्हें सिर्फ मेरे में ही बुराई दिखती है। कि अभी पता प्रमोद, बताओ मैंने कौन सी बुरी बात बोल दी। अभी प्रमोद आप ही सोचो, कुछ बोलेगा क्या। नहीं बोल सकता ना कि। तो कहता है ठीक ही कहा आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। ये सब इज्जत जो नाक और मूछ की वो देते हैं, कि हम मूछ हमारी ऊंची है, हमारा नाक ऊंचा है। तो ये धनी लोगों के पास इज्जत जो है वो सब धनी लोगों के पास ही है। और जिनके पास पैसा नहीं है वो तो सब नकटे और मुचकटे। ये
ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम, हमारी नाक बहुत ऊंची है, हमारी मूंछ बहुत ऊंची है, तो मतलब कि हम बहुत इज्जत वाले हैं। पर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हाँ पैसा है तो सब ठीक है, और पैसा नहीं तो सब नकटे हैं। नकटे मतलब नाक कटी हुई है। अभी पीछे से, क्योंकि स्टेज पे चल रहा है ना, तो पीछे से आवाज आ रही है एक गाड़ी की, हॉर्न की आवाज आई है। तो राजेश्वरी बहुत खुश होकर बोलती है कि लो मेरी गौरी आ गई। कहती कि फिर वो राजेश्वरी को बोलती है कि जाओ कि अंदर से मिठाई की थाली लेके आओ और उसका स्वागत करना है। और जीवनलाल और रमेश उसको जब देखते हैं, और रमेश एकदम चुपचाप आके खड़ा हो जाता है। आगे की घटना में जाननी है ना कि क्यों खड़ा हो जाता है। तो जीवनलाल के अभी पूछते हैं गौरी किधर है, तो रमेश बोलते वह नहीं आई। क्योंकि धीरे से बोलेगा ही, क्योंकि अगर इज्जत करोगे तो इज्जत लोगे ना। और प्रमोद ने शुरू से भी बोला था कि आप भी तो बेटी वाले हो ना, तब उसने बोला था मैं तो बहुत, मैंने तो खातिर की थी, मैंने दहेज दिया था कि सब हैरान रह गए थे। तो यहाँ भी वही समस्या जब अपनी बेटी के साथ आई है तब देखो क्या हालत होती है। तो कहता है नहीं आई क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी। बोलता हाँ ठीक है, पर उन्होंने विदा नहीं की। रमेश अपने पिता को बता रहे हैं जीवनलाल को कि उन्होंने उसको नहीं भेजा। और राजेश्वरी एकदम से निढाल होकर बिना उसके, मतलब एकदम अपने आप को डिप्रेस सी होके वहां बैठ जाती है। और जो कमला है उसका भी हाथ थोड़ा कांपता है। तो जीवनलाल एकदम ऐसे कि जैसे उनके ऊपर तो किसी ने अटैक कर दिया, बोलते विदा नहीं की, क्यों नहीं की विदा। तो रमेश बोलता है कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। तो जीवनलाल बोलते हैं कि हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के, अभी वो दूसरों को बोलने के लिए बहुत आसान है ना। अभी मुझे लगता है ये सुन के तो आपको भी मजा आ गया होगा कि देखा दूसरे की बेटी के साथ किया तो अभी आप पर भी आई। तो राजेश्वरी बोलती उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो, बेटी वाले चाहे अपना घर बार बेच दें, पर बेटे वालों की तो नाक वो सुकड़ी रहती, मतलब उनका तो चेहरा वो उड़ा ही रहता है, क्योंकि दहेज तो बहुत चाहते हैं सभी, चाहे कितना भी दिया हो। और जीवनलाल अभी जो बातें पहले प्रमोद बोल रहा था अभी उसके दिमाग में आ रही है कि अच्छा मगर शराफत और इंसानियत। राजेश्वरी बोलती है कि आप शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो, कुछ देर पहले तो मतलब वो जैसे उसको आईना दिखा रही है, उसको अपना ही डायलॉग उसको सुना रही है। तो अभी जीवन बोलते चुप करो तो। कहते कि मैं बहुत चुप रही। राजेश्वरी बोलती है पर अब नहीं रहूंगी, कि हमारी बहू में क्या कमी है उसके दहेज में, और तुम हो कि। तो जीवनलाल अभी जब वो उनको वो सुनाई दे रहा है, तो वो बात नहीं उसकी सुन रहे अपनी पत्नी की। तो उनको अपनी बेटी के न आने का गम अभी सता रहा है कि मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया, कि उन्होंने मेरे इंसल्ट कर दी कि मेरी बेटी को नहीं भेजा। तो अभी राजेश्वरी बोल रही है कि तुम भी तो किसी की बेटी की को विदा न करके अपमान कर रहे हो ना, तुमने भी तो इंसल्ट की ना। अब भी हम सामने सामने देख रहे हैं कि वो अपनी बहू को भेजना नहीं चाहते, तो सेम इल्जाम, सेम बातें वो अपनी बहू के भाई को बोल रहे थे। तो आज उन्हीं का बेटा उन्हीं की बेटी के लिए सुन के आया है। तो जीवनलाल जब वो राजेश्वरी उसको सुना रही कि तुम भी ऐसा कर रहे हो, तुम भी ऐसे कर रहे हो, तो वो बोलता है, चीख के बोलता है गौरी की माँ। तो राजेश्वरी के अब भी आंखें नहीं खुली, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा न शांति। कहते कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा ना, कि तुम अपनी बेटी को तो बुला रहे थे पर अपनी बहू को भेजना नहीं चाह रहे। और आज वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन उनके लिए भी है। और जीवनलाल एकदम से इधर उधर बहुत अनईजी हो रहे हैं, बहुत अनरेस्ट, और घूम रहे हैं इधर उधर। तो जीवनलाल अभी बोल रहे हैं बहू और बेटी, बेटी और बहू, कहते अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अपने साथ जब हुई तब उन्हें समझ नहीं आ रहा।
तो राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि यह बेटी वाला भी है, तो सब समस्याएं सुलझ जाएंगी। देखा जाए तो मेन चीज राजेश्वरी कह रही हैं कि अगर व्यवहार अच्छा रखें तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो अभी जीवनलाल को रियलाइज होता है, तो बोलता है हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही। तो प्रमोद आगे बढ़कर अभी बोलते हैं कि अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, कि मैं अभी चला जाता हूँ। तो जीवनलाल को एकदम से रियलाइज होता है, और प्रमोद कह रहा है कि मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। और विश्वास रखो कि अगली बार मैं आपकी चोट के लिए मरहम लाना नहीं भूलूंगा। तो जीवनलाल के तो अभी चोट पड़ी है ना, क्योंकि उसकी बेटी को नहीं आने दिया उसके ससुराल वालों ने। तो दुखी आवाज में बोलते हैं, दुखी स्वर में बोलते हैं कि ठहरो प्रमोद, मुझे भी शर्मिंदा ना करो। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है, कि मेरी भी मुझे सेम सिचुएशन में लाकर मेरा इलाज हो गया है अभी, कि अभी मुझे दहेज की जरूरत नहीं है। प्रमोद बहुत खुश होता है और बहुत हैरानगी से, बाबूजी। तो जीवनलाल, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। क्योंकि जब दूसरी की चोट पड़ती है तो वो भी कहते हैं उसका मरहम, मतलब ऑइंटमेंट, कि उस पे लग गई है। और राजेश्वरी की और मुड़ के कहता है, अरे खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करने का। और जो कमला, वो पर्दे की ओट में, पर्दे के पीछे खड़ी है, और अपने आंसू पहुंच रही है खुशी के, क्योंकि उसको मायके जाना है ना, और अपनी माँ से मिलना है। तो वो खुश हो जाती है। और जीवनलाल, फिर हम अंत में देखते हैं कि फिर वो खिड़की में जाकर खड़े हो जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस कहानी से हमें क्या समझ है? एक तो दहेज प्रथा, दूसरा जो समाज में ऐसी फैली हुई बुराइयां होती हैं, हमें दूर करना चाहिए। और हमेशा अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमें भी ऐसी ही चोट मिलेगी। और फिर जिसका मरहम नहीं हो सकता, तो हमें अच्छा ही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी को तंग करना चाहिए। तो अभी आप भावी नागरिक हो, 10th में आके बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर अभी से अगर प्रण करोगे कि ना हम दहेज लेंगे, ना देंगे, और समाज के लिए एक रोल मॉडल बनकर खड़े रहेंगे, अगर आप करोगे। कई बहुत सारे लोग हमारे समाज में अच्छे भी हैं, जो बिना किसी दहेज दिए लिए भी शादियां करते हैं, और शायद तकलीफें कम भी होती हैं। पर ये पुराना क्या था, कि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जॉब्स नहीं करती थी, तो ऐसे वो सहती रहती थी। पर आज काफी हमारा समाज भी बदल चुका है, पर और भी बदलने की जरूरत है। तो इसी प्रण के साथ आप भी अच्छे से पढ़ो, और अपने पैरों पे खड़े होके और इस समस्या को दूर करो समाज से। ठीक है। तो इसके, मुझे लगता है कहानी तुम्हें अच्छे से समझ आई होगी। तो एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाओ। शायद अभी तो टाइम है थोड़ा सा, उसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। पर कहानी कहानी का कहीं से भी रीडिंग प्रैक्टिस करो, हमारी हिंदी अच्छी होगी, और हमारे पास शब्दों का भंडार बढ़ता जाएगा, हमारे नए नए शब्द हमारे पास आएंगे जिसका हम प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। तो रीडिंग प्रैक्टिस जरूरी, चाहे ये पढ़ो चाहे दूसरी भी, कोई भी बुक्स, या यही लेखक, कहानीकार या कवि हैं, उन्हीं की रचनाएं आप पढ़ो जो उन्होंने लिखा हुआ है। हमें नॉलेज तो मिलेगी ही, पर साथ में हमारे मिस्टेक्स पे थोड़ा कम हो जाएंगे हमारे। ठीक है। चलो, बाय बाय बेटा।